चलिए दोस्तों, देख लेते हैं सीडीपी की एक और शानदार क्विज। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता को, बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, डी है पढ़ाने की उत्सुकता को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता को शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। क्विज का अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी तरह कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। दूसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों का निकाल लेना चाहिए। चौथा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्विज का अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। अगला है मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण का संबंध होता है। अगला है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन सबसे बेहतर है। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कहानी का प्रयोग करना भी सही कथन है और सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना भी सही है, लेकिन इसमें से सबसे सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी महंगी चीज़ों का जिक्र आए वो कथन हमेशा गलत होता है। पेडागोजी को हल करने के लिए आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों को याद रखना होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है विद्यालय में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। चौथा है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। अवसर हमेशा पॉजिटिव वर्ड माना जाता है और जहाँ भी अंक शब्द दिखाई दे वो हमेशा गलत होगा। क्विज का अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में
तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के ऊपर होती है। कहीं कहीं ये 11 वर्ष से ऊपर दे रखी होती है। और बी है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। अगला है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन हैं कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। तीसरा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। चौथा है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे, यानी और बाकी 3 ऑप्शनों से सबसे बड़ा ऑप्शन हो, वही सबसे सही ऑप्शन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दोस्तों हमेशा एक बात और याद रखना, व्याख्यान प्राथमिक स्तर पर सबसे गलत माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। पहला है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा है अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है। ये कथन पूरी तरह गलत है। इसमें एकमात्र जो शब्द दे रखा है ये नेगेटिव वर्ड होता है। सीखने में जो भी ओनली या एकमात्र शब्द आए वो हमेशा गलत होगा। ऐसी ही चीज़ें आपको आसानी से एग्ज़ाम पास कराएंगी। इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। अगला है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन हैं के साथ माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। दूसरा है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन पिछले ऑप्शन हो गए हैं टाइपिंग के एरर के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दोस्तों सामान्य रूप से व्यवहार एक पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। गलत कथन बताना है। पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये बिल्कुल इससे संबंधित होनी चाहिए। दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका संबंध नहीं होना चाहिए। और भी देख लेते हैं सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, ये भी होती है। चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। अगला है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन हैं विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर, चौथा है खेल का मैदान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण इसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है। अगला है दोस्तों इनमें से किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन हैं शिक्षक द्वारा दिया गया
उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को, कक्षा में एकदम खामोशी को, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तीसरा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। चौथा है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दोस्तों, रटना वर्ड प्राथमिक स्तर या उच्च स्तर दोनों पर ही गलत माना जाता है। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन हैं पावलोव का, कोहलबर्ग का, स्किनर का, जीन पियाजे का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जीन पियाजे का कथन है। अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे होगा, बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चौथा है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक बात और याद रखना, यह अवसर दे रखा है, इसीलिए ये मत समझना कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हमें कभी कभी ये देखना भी पड़ता है कि अवसर से बेहतर ऑप्शन तो और कोई नहीं है। अगर और कोई ऑप्शन बेहतर होता है तो वही उसका सही जवाब होता है। जैसे कि इसमें उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये ऑप्शन अवसर से बेहतर है। अगला है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? पहला है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। पहला है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। दूसरा है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चौथा है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन हैं विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन हैं शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर या शारीरिक विकास कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों, देखा, हमने आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। तो चलिए अब हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही दमदार प्रैक्टिस आपको पल पल पर कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।